नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक। ये है सिनेमा का दोपहर 12 बजे आने वाला स्पेशल मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम भारत टॉकीज है, जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। ऐसी एक शख्सियत है सूर्या, दिग्गज तमिल एक्टर। 23 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है। आमतौर पर स्टार्स अपने जन्मदिन पर अपनी किसी आने वाली फिल्म का पोस्टर या टीजर रिलीज करते हैं। सूर्या ने भी पोस्टर रिलीज किया, जहां वो वकील के काले कोट में दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर सीरियस लुक और आंखें एक जगह गड़ी हुई। पोस्टर में कुछ आदिवासी समाज के लोग भी दिख रहे हैं और टाइटल वाले स्पेस में लिखा है जय भीम। फिल्म के टाइटल और मैसेजिंग ने लोगों को प्रभावित किया। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि जातीय भेदभाव जैसे मुद्दों पर अच्छी फिल्में देखनी है तो रीजनल सिनेमा का रुख कीजिए। कहा आप मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा से उम्मीद लगाए बैठे हैं। 2019 में आए आर्टिकल 15 को याद करें तो ये बात सही भी बैठती है, जहां फिल्म के दलित किरदारों को बैक सीट पर बिठाकर ऊंची जाति वाला पुलिस इंस्पेक्टर तारणहार बनकर उभरता है। रही बात रीजनल सिनेमा की, तो वहां दलित या समाज के पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग अब सिर्फ बेचारे बनकर नहीं बैठे, वो किसी मसीहा के आने की बाट नहीं देख रहे हैं। सूर्या की फिल्म जय भीम के पोस्टर रिलीज से एक दिन पहले चलते हैं, जब Amazon प्राइम वीडियो पर तमिल फिल्म सारपट्टा पेरम्बरे रिलीज हुई। फिल्म ऊपर से नॉर्थ चेन्नई में पनपने वाले बॉक्सिंग कल्चर की कहानी लगती है, लेकिन सिर्फ सतही तौर पर। कहानी के थोड़ा अंदर उतरने पर हमें मिलता है एक बहुजन समाज का लड़का जो गौतम बुद्ध की मूर्ति के बगल में अपनी पूजा करता है। उसकी पूजा यानी बॉक्सिंग। फिल्म का ये लीड किरदार खुद को उठाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद मजबूत बनकर खड़ा होता है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। सिनेमा का इंपैक्ट समझने के लिए हमने रीजनल सिनेमा की फिल्में खंगाली, जो जातीय भेदभाव जैसे सब्जेक्ट्स को, सोशल ड्रामा और उससे प्रभावित होने वाले लोगों को सिर्फ विक्टिम में तब्दील नहीं होने देती, उन पर खुलकर बात करती हैं। दुनिया बदलने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में कॉन्वर्सेशन शुरू करने के मकसद से। लिस्ट में मौजूद हर फिल्म खोज कर देखने लायक है। ये फिल्में लंच के समय आपका टाइम पास नहीं करेंगी। हाँ, इतनी गारंटी है कि आपको एक कदम बेहतर ही बनाएंगी, खुद से बाहर झांकने पर मजबूर करेंगी। शुरू करने से पहले बता दें कि आपके लिए ये फिल्में खोज कर लाए हैं हमारे साथी अमन। सबसे पहली है परियेरम पेरुमल। हमारे साथी अमन ने जितनी भी थोड़ी बहुत फिल्में देखी हैं, उनमें से उन्हें 2 फिल्मों ने सबसे ज्यादा बेचैन किया, असहज किया। पहली थी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। उन्हें इस हॉलीवुड फिल्म के विलन ने खौफजदा कर दिया। कोई आदमी बिना चीखे, चिल्लाए या भयावह हरकत किए, बिना किसी चीज के कैसे किसी को डरा सकता है? उसका नमूना यहां विलन बने हावियर बार्डन ने दिया। दूसरी फिल्म थी मारी सेल्वराज की डेब्यू फिल्म परियेरम पेरुमल। कोई भी किस हद तक शोषण झेल सकता है, दब सकता है, बेइज्जत हो सकता है, फिल्म की इसी बात ने उन्हें बेचैन किया। जब फिल्म के लीड किरदार पेरियरम को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, क्या शारीरिक और क्या मानसिक। लेकिन फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि पेरियरम खुद को ऊंची जाति का प्रतिनिधि समझने वालों से ऊंचा उठकर दिखाता है। अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, किसी के आगे हाथ जोड़कर गर्दन नहीं झुकाता है। उम्मीद जगाता है कि बदलाव हाथ उठाने से नहीं, बल्कि कलम उठाने से आएगा। फिल्म बेहद डार्क है, लेकिन इसके खत्म होने पर आपका मन खराब नहीं होगा। यही है मारी सेल्वराज का कमाल। दूसरी है असुरन। अगर हम खेत रखेंगे तो वो उन्हें हड़प लेंगे, अगर हमारे पास पैसा होगा तो वो उसे छीन लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास शिक्षा है तो उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो असुरन के प्लॉट से परिचित ना भी हो, उसे भी एक डायलॉग सुनकर कहानी क्लियर हो जाती है। असुरन को बड़ी आसानी से एक रिवेंज ड्रामा में तब्दील किया जा सकता था। ऐसा करने पर फिल्म की कमर्शियल वैल्यू भी कई गुना बढ़ जाती शायद, लेकिन वेट्रीमारन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने सब्जेक्ट को समझा, उसके प्रति सजग रहे और कहानी को 2 परिवारों के बीच की हिंसा से ऊपर ले गए। किसी ने फिल्म को तमिल में देखा या फिर YouTube पर मौजूद हिंदी डब में, सब पर बराबर असर पड़ा। फिल्म में धनुष के परिवार का दुश्मन गांव का जमींदार नहीं, बल्कि उसकी अपनी जाति है, जिसका बोझ वो उठाते भी हैं और उसके तले लगातार पिसते भी हैं। फिल्म के गहरे इंपैक्ट की एक वजह है उसका दलित हीरो, जो दशकों से हमारे सिनेमा से गायब रहा है और अब जिसने खुद अपनी किस्मत बदलने का फैसला लिया है। तीसरी है फेंड्री।
सारी दुनिया में कमोबेश पाए जाने वाले रेसिज्म का सबसे घृणित रूप अगर कहीं है तो इस पावन भारत भूमि पर ही है जातिवाद। ये अलग बात है कि इसको बड़ी सहूलियत से नजरअंदाज करना हम सब ने सीख लिया है। ये इतना सामान्य है हमारे लिए कि आहत होना तो दूर, नोटिस तक नहीं किया जाता। इसी नाइंसाफी को कैनवस पर उकेरती है फैंड्री। बहुत बड़ी बात करती छोटी सी फिल्म है। कोई हैरानी नहीं थी कि उस साल के नेशनल अवार्ड्स में इसकी धमक सुनाई दी। फैंड्री बिना किसी कृत्रिम संवादों के अति नाटकीयता से परहेज करते हुए वो सब दिखा जाती है जिससे मुंह चुराना हमारा राष्ट्रीय चरित्र बन गया है। फिल्म में दो तरह के लोग हैं, सुअर के छू लेने भर से ही नहाने के लिए भागते लोग और वो सुअर को छू ना पाए इसके बंदोबस्त में लगे हुए लोग। इन दो तरह के लोगों में ही असली संघर्ष है। कहने की जरूरत नहीं कि जीत किसके हिस्से आएगी और हार किसका मुकद्दर है। कचरू माने और उसका परिवार उस केकाडी समाज से आता है जिसका आदर पर दावा जन्मतः खारिज है। अगर कोई चीज उनकी किस्मत में अमिट स्याही से लिखी गई है तो वो है अपमान का दंश। कदम दर कदम अपमान। कचरू का एक किशोर उम्र का लड़का है जब्या, जांबुवंत कचरू माने, जो अपनी सहपाठी शालू से एक तरफा प्रेम करता है। शालू को उसके अस्तित्व की भी खबर होगी ऐसा नहीं प्रतीत होता। बावजूद इसके जब्या एक अविश्वसनीय संभावना के पीछे लगातार भागे जा रहा है। फिल्म का क्लाइमैक्स किसी थ्रिलर से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थ्रिल किसी मानवीय भावनाओं से भरपूर शख्स को शर्म से भर देगा। जब्या को पूरे स्कूल और खास तौर से शालू के सामने सुअर को पकड़ने का काम करना पड़ता है। अपने प्यार के सामने जलील होना जब्या के लिए शायद अपमान की सर्वोच्च चोटी को छूने जैसा है। उस पर एक दीवानगी सी तारी हो जाती है। उसी की परिणति है वो पत्थर जो वो तंग आकर पूरी ताकत से अपना मजाक उड़ाते गांव वालों की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर दर्शकों को मारा गया है, उस बेशरम समाज को मारा गया है जहां से तमाम सुधारों के बावजूद जातिवाद गायब नहीं हो पाया है। चौथी है सैराट। सैराट कहानी है आर्ची और परश्या के प्रेम की। आर्ची यानी अर्चना पाटिल, परश्या यानी प्रशांत। आर्ची के सरनेम से ही जाहिर है कि वो गांव के पाटिल की लड़की है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, समृद्ध संपन्न परिवार की कन्या। वहीं परश्या एक मछुआरे का बेटा है, कथित तौर पर लोअर कास्ट। जाहिर सी बात है ये मेल मुश्किल ही है। बावजूद इसके प्रेम पनपता है, पूरी शिद्दत से पनपता है। न सिर्फ पनपता है बल्कि इस नामुराद सिस्टम से पंगा भी लेता है। इसका अंजाम क्या होता है ये फिल्म देखकर जानिएगा। यूं देखा जाए तो सैराट एक आम प्रेम कथा है जो सिनेमा के पर्दे पर हजारों बार देखी जा चुकी है। गरीब लड़का, अमीर लड़की, लड़की के घर वाले विलन, भागकर शादी वगैरह वगैरह। लेकिन सैराट को खास बनाती है कहानी को दिया गया ट्रीटमेंट और इसके वो रेफरेंसेस जो हमारी सोसाइटी पर तीखी कमेंट्री करते नजर आते हैं। सैराट सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को बड़ी खूबसूरती से निर्वस्त्र करती है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हिलाकर रख देगा। अगर फैंड्री के क्लाइमैक्स में जब्या का पत्थर दर्शकों के माथे पर लगता है तो सैराट का क्लाइमैक्स आपके संवेदनाओं को सुन्न करके रख देगा। इससे ज्यादा उसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा, फिल्म में देख लीजिएगा। पांचवी है कर्णन। नाम में क्या रखा है? अच्छा हुआ ये बात कहने वाले शेक्सपियर इंडिया में पैदा नहीं हुए, वरना ऐसी बेतुकी बात नहीं करते। कोई बुद्धिजीवी इस बात को कितना भी नकारे, लेकिन नाम बहुत बड़ी चीज है। अपना पूरा नाम बताकर देखिए ताकि सामने वाला डिसाइड कर सके कि आपकी इज्जत करनी है या नीची नजरों से आपको देखना है। हालांकि स्मार्ट सिटीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन पूरा इंडिया तो अभी स्मार्ट हुआ नहीं। खैर, कर्णन पर बात की शुरुआत नामों से करने के पीछे एक वजह है। फिल्म का एक सीन जहां पुलिस वाला कर्णन के गांव वालों को बुरी तरह पीट रहा होता है, सिर्फ उनके शरीर पर चोट देने के लिए नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान पर हमला करने के लिए। पूरे सीन में बेबस गांव वालों और पुलिस की दंभ भरी आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता। उसी दंभ भरी आवाज में वो कहता है, तुम लोग क्या समझते हो, अपना नाम दुर्योधन द्रौपदी रखने से क्या वैसे ही हो जाओगे? वैसे हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? दुर्योधन द्रौपदी जैसे ऊंचे कुल के। फिल्म ने जातीय श्रेष्ठता से पैदा हुए भेद को हर मुमकिन तरीके से दर्शाया है, फिर चाहे वो प्रतीकात्मक तौर पर हो, जैसे वो बोझ ढोता गधा जिसके पैर बंधे हुए हैं, या फिर पीले रंग की चमकती तितली जो मुक्त होने के लिए फड़फड़ा रही है। पहले बताए सीन में पुलिस वालों की आंखों में हैवान नजर आते हैं, जैसे हमारे समाज की सारी गंदगी को समेटकर उसके पूर्वाग्रहों की शक्ल दे दी हो। वो गंदगी जिसे हम कब का नॉर्मलाइज कर चुके हैं।
परियरम पेरुमाल के बाद आई मारी सेल्वराज की ये दूसरी फिल्म अवास्तविक नहीं यार, आज गई बात गई की तरह सब सही हो जाता है, लेकिन फिल्म जिस नोट पर खत्म होती है उसे देखकर यही उम्मीद बनती है कि आने वाला कल शायद आज से बेहतर होगा। छठी है पलासा 1978। क्या कोई हिंसा को नाप सकता है कि इतनी मात्रा में की गई हिंसा सही है? और अगर उस इंसान ने हिंसा की तो ही सही, और अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने हिंसा की वो तो ही सही है। ऐसे ही सवाल उठते आए हैं विरोधाभास में उठी हिंसा पर। पलासा 1978 ये भी विरोधाभास में उठी हिंसा को दर्शाती है, लेकिन किसी हल की तरह नहीं। ये न्यूटन के एक्शन रिएक्शन सिद्धांत जैसा ही है, बस रिएक्शन आने में लंबा वक्त लग गया। दो भाई हैं मोहन और रंगा, पलासा गांव के एक दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मोहन को संगीत से बहुत लगाव है, उसी के चलते सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, अच्छा गाता है, लेकिन जीतता नहीं है। ट्रॉफी थमा दी जाती है किसी ऊंची जाति वाले लड़के को। ये मोहन का पहला साक्षात्कार होता है अपनी जाति और उसके प्रति समाज के विषैले रवैये से। वास्तविकता से परिचित होने पर वो निराशा में नहीं डूबता, खुद को दोषी या मजबूर नहीं समझता, बल्कि और मजबूती से आवाज उठाता है, जरूरत पड़ने पर अपने हाथ भी उठाता है। सिर्फ उसकी आंख उठाने भर से अहंकारों पर चोट लगती है, परिणामवश और हिंसा होती है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपनी हिंसा को बदलाव का आधार नहीं बनाया, अपनी सारी उम्मीद शिक्षा के महत्व में ही झोंक दी। सातवीं है काला। पा रंजीत के डायरेक्शन में बनी फिल्म के मुख्य नायक काला बने रजनीकांत नहीं, बल्कि यहाँ सेंट्रल कैरेक्टर है जमीन। नैरेटिव भी उस वक्त से शुरू होता है जब जमीन पर सबका अधिकार था। आगे कहानी खुलती है उस वक्त में जब जमीन का टुकड़ा लोगों के लिए ताकत और हक की लड़ाई में तब्दील हो जाता है। यहाँ लड़ाई है धारावी की जमीन के लिए। हरी दादा इसे हर मुमकिन कोशिश कर हथियाना चाहते हैं, बस उसके सामने एक ही मुश्किल है, काला। वहां रहने वाला एक तमिल दलित जो अपने लोगों के लिए किसी गॉडफादर से कम नहीं है, जो कानून और न्याय जैसी बातों को किताबी मानता है, इसीलिए खुद से मजबूत ताकतों से लड़ने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाता है। कहानी का मेन प्लॉट भले ही जमीन पर हक के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के रूप में नजर आता है, लेकिन परत दर परत खुलने पर समझ आता है कि यह फर्क की कहानी है, ऊंचे और नीचे के फर्क की कहानी है। फिल्म के कुछ उदाहरणों के जरिए पा रंजीत का ये पॉइंट स्टैब्लिश होता है, जैसे बैकग्राउंड में पेरियार, गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर की फोटोज और आइकॉन नजर आना। आठवीं है जैत रे जैत। ये फिल्म तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप इससे भी पावरफुल फिल्म नहीं देख लेते। एक दर्शक ने अपने रिव्यू में ऐसा लिखा था, कहानी खुलती है नाग्या से, एक आदिवासी जो शहद इकट्ठा करने का काम करता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक खास मकसद तलाशता है, नाग्या ने भी खुद से ऊंचा मकसद तलाश लिया है, बस उसे हासिल करने की देर है। नाग्या कुछ भी करके बस शुद्ध होना चाहता है। वो खुद शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्धता का तंगा बांटने वाले ब्राह्मण ऐसा नहीं मानते। दूसरी ओर है शिंदी, जो अपने शराबी पति को छोड़कर घर से भाग जाती है। संजोग से नाग्या और शिंदी की मुलाकात होती है, दोनों साथ रहने लगते हैं, कसम खाते हैं कि कभी अलग नहीं होंगे। नाग्या और शिंदी दोनों अपनी जिंदगी में कुछ पाने निकले हैं, सामान्य जीवन जीने की अपनी महत्वाकांक्षाओं का क्या मोल चुकाते हैं, ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। 9th ऑन दिस लिस्ट, अन्य घोड़े दादान, पंजाब। सुनकर दिमाग में क्या आया? पीली सरसों के लहलहाते खेत जो मानो हवा के तेज टेले से एक सुर में झूम रहे हो। अन्य घोड़े दादान, इसमें सरसों के खेत हैं लेकिन सुंदर नहीं। हाँ, वास्तविक जरूर है। ये उस पंजाब की कहानी है जिसके सामान्य किसानों को ग्रीन रेवोल्यूशन से उद्योगपति बना दिया। हालात ऐसे हुए कि उद्योगपति बने किसानों ने अब अपने खेत पर काम करने के लिए किसान रखना शुरू कर दिए। सबकी दुनिया बदली, सिवाय सबसे नीचे तबके पर काम करने वाले किसी किसान की, उन किसानों की। ऐसे ही कुछ किसानों के शोषण की कहानी बताती है ये नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। सिर्फ पूंजीवादी को शोषण की वजह समझना नादानी होगा। गांव का जमींदार नाइंसाफी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मानता है कि वो ऐसा कर सकता है, उसका स्वघोषित अधिकार हो जैसे। ये अधिकार उपजा उसकी जाति के घमंड से, वो ऊंची जाति का है, इसलिए मानता है कि ऐसा कर सकता है, और उसके लिए नाइंसाफी कहाँ, ये तो नॉर्मल है, ऐसा ही होता आया है। 10वीं है पेरियार यातवर। ये मलयालम फिल्म अपनी मैसेजिंग को लेकर कितनी सीरियस थी, इसका अंदाजा शुरुआत में ही लग जाता है, जब फिल्म का डिस्क्लेमर आता है, जिसे हम आमतौर पर स्किप कर देते हैं। सोचते हैं कि
ये काल्पनिक कहानी है, इसका किसी जीवित व्यक्ति से संबंध नहीं है, ये वो। यहाँ ऐसा केस नहीं था। लिखा आया कहानी में जो भी घटनाएं दर्शाई गई हैं वैसा केरल में पिछले 10 सालों में घट रहा है। फिल्म के किरदार हमें किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं, ऐसी दुनिया जिससे हम कब की आंखें फेर चुके हैं। फिल्म उसी दुनिया की गहराई में उतरती है। हम एक सफाई कर्मी और उसके बेटे की आंखों से ये दुनिया देखते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ घटता है वो पहले भी कई बार कहा जा चुका है, अनेक भाषाओं में। बावजूद इसके फिल्म की आवाज उनकी अपनी है, ऐसी आवाज जिसे आप सुनकर अनसुना नहीं कर सकते। ये थी जाति भेद पर बनी 10 असरदार फिल्में। एपिसोड लेंथ की वजह से हमसे कुछ नाम छूट भी गए हैं, उनके लिए माफी। आप इस लिस्ट में कुछ नाम जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।